पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने अभी तक फिजिक्स का पहला यूनिट कंप्लीट कर लिया है। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी सिंस नाउ। अभी तक हम लोग अराउंड 30 to 32 लेक्चर्स में पहली यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं, दैट वाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज से बच्चों वी आर स्टार्टिंग अ न्यू यूनिट, द सेकेंड यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 12, एंड दैट यूनिट इज इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि इस पूरी यूनिट में, इस पूरी प्लेलिस्ट में आप कैसे वीडियोस देखने वाले हो और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हो बच्चों। तो अभी तक हमने देखा है कि स्टेशनरी चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपको कई बार कई लेक्चर्स में बताया कि स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, ये दोनों ही इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अगर मैं एक स्टेशनरी चार्ज का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड जानता हूं तो मैं चार्ज के बारे में सभी कुछ बता सकता हूं। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या होगा अगर मेरा चार्ज मूव करने लगे। तो बच्चों हमें इस यूनिट में, इस पूरे प्लेलिस्ट में यही सीखना है कि जब जब मेरा चार्ज मूव करता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं, कौन कौन से नए पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो बच्चों वो पहला पैरामीटर जो हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। जब कभी भी चार्ज मूव करता है, अ मूविंग चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है बच्चों? बट अगेन, चार्ज मूव क्यों करता है, इसका जवाब हमें फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही मिलता है। चार्ज इसलिए मूव करता है क्योंकि दो जगहों पर चार्ज का कंसंट्रेशन अलग अलग है। मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं ए और बी, यहां पर 10 कूलम चार्ज है, यहां पर 20 कूलम चार्ज है। क्लियर है? अब मैं क्या करूं, मैं दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं तो क्या होगा बच्चों, चार्ज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करने लगेगा। ये कैसे मूव करता है ये हम जान चुके हैं। क्यों मूव करता है बच्चों? क्योंकि जहां 20 कूलम चार्ज है वहां का पोटेंशियल ज्यादा है, जहां 10 कूलम चार्ज है वहां का पोटेंशियल कम है। तो जैसे ही मैंने इन्हें एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन किया, जोड़ा, वैसे ही 20 कूलम वाला चार्ज तब तक फ्लो करेगा 10 कूलम वाले चार्ज की तरफ जब तक दोनों चार्जेस बराबर ना हो जाएं, या टेक्निकल टर्म्स में हम बोलेंगे तब तक ये चार्ज का फ्लो होता रहेगा बच्चों जब तक पोटेंशियल दोनों पॉइंट्स के सेम ना हो जाएं। तो जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू करेगा मैं बोलूंगा नाउ चार्ज इज मूविंग, सो अ करंट इज कंस्टिट्यूटेड। अब चार्ज का मूवमेंट, इस चार्ज का मूवमेंट ही बच्चों हमें इस पूरे यूनिट में पढ़ना है। तो when a charge moves, electric current flows. Why a charge moves? Because there is a potential difference between the 2 points at which the charge is collected. Clear? तो अगर बच्चों हम इलेक्ट्रिक करंट की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ध्यान से देखेंगे बच्चों, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने कई बार आपको बताया है जहां रेट टर्म आ जाता है वहां मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेने लगता हूं। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या, करंट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बच्चों? चार्ज विद टाइम, चार्ज विद टाइम। चार्ज मैं ऑलरेडी जानता हूं क्या होता है, NE। N इज द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो बेसिकली होते हैं, और E क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आप सभी लोग जानते हो कि फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर मैंने E यूज किया है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास करंट का नया फॉर्मूला क्या आ गया, करंट इज Q अपॉन T या करंट इज NE अपॉन T। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन या बेसिक फॉर्मूला ऑफ करंट। अब हम
क्लास 11th में जब फंडामेंटल यूनिट्स एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे तो हमें मालूम है कि करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट, अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसका यूनिट था एम्पियर। अब बच्चों एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड है, जितनी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज हैं उनकी डेफिनेशन फिक्स है। वो डेफिनेशन हम मैग्नेटिज्म से देखेंगे कि करंट की या एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। यहां पर हमें इतना जान लेना है कि बस इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट हो गया कूलम, टाइम का यूनिट हो गया सेकेंड्स, तो कूलम पर सेकेंड्स, इसी को बच्चों हम एम्पेयर बोलेंगे, राइट। कूलम्स पर सेकेंड इज माय एम्पेयर, क्लियर है। तो मुझे पता चल गया कि करंट क्या है। करंट है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। करंट को मैं NE/T से भी लिख सकता हूं और करंट का यूनिट है एम्पेयर। अब बच्चों कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पे आते हैं करंट की, कि करंट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं। अब देखिए यहां पे मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूं। I की वैल्यू मैंने आपको बताई NE/T, राइट। अब मैं अगर N को सब्जेक्ट बना लूं तो ये हो जाएगा I × T/E। अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना है 1 सेकेंड तक, तो N की क्या वैल्यू आएगी भाई। मुझे 1 एम्पियर करंट फ्लो कराना है 1 सेकेंड तक, तो N की क्या वैल्यू आएगी। तो मैं सीधे वैल्यू लिख देता हूं, आप सॉल्व करोगे 1 × 1/1.6 × 10⁻⁻19, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 6 पॉइंट समथिंग × 10⁻, मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख देता हूं 6.25 × 10⁻18, इतनी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब इस वैल्यू से मैं क्या समझता हूं, देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। N का मतलब था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस जो मूव कर रहे थे। अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब इतने चार्ज्ड पार्टिकल्स या इतने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। बट क्या मैं आपसे ये पूछूं कि क्या किसी कंडक्टर पे, अगर ये वो कंडक्टर था जहां पर ये चार्ज फ्लो कर रहा था, तो क्या किसी कंडक्टर पर किसी टाइम पे या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब अगर मैं आपसे कह दूं कि ये एक तार है और मैं आपको बोलूं कि अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो कर रहा है तो क्या इस तार में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। भाई मैं तो कैलकुलेट करके लाया हूं। तो बच्चों आंसर है नहीं, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी समय पे कंडक्टर में नहीं है। N का मतलब होता है कि जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड तक फ्लो करता है तो उस कंडक्टर पर इतने इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर को लीव भी करते हैं। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैं नहीं कह सकता कि कंडक्टर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। इस N से मुझे यह पता चलता है कि कंडक्टर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स इंटर करेंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर को लीव भी करेंगे। तो N इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। अब इस पैरामीटर से मुझे समझ क्या आया, इससे मुझे यह समझ में आया बच्चों कि करंट इज नॉट अ पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है कि मैं करंट को किसी पोजीशन पर डिफाइन करूंगा, वो बाद में देखेंगे हम इंस्टेंटेनियस करंट में कि किसी पोजीशन पर किसी टाइम पर करंट क्या है। ऐसा नहीं है कि एक कंडक्टर है तो मैं बोल दूंगा कि भाई इस समय इस कंडक्टर के इस पॉइंट पर इतना करंट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लियर है। दूसरी चीज क्या पता चली कि ऑल्दो किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग does not mean that the conductor is charged या conductor is actually conducting. As a whole the conductor always remains neutral. भाई अगर ऐसा होता तो मैं एक मेटल का टुकड़ा ले लूं, उसको टच करूं तो मुझे करंट लगना चाहिए क्योंकि मेटल्स में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट ऐसा नहीं होता। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट ये एंश्योर बिल्कुल भी नहीं करता कि वो कंडक्ट कर रहा है, नहीं, इतने चार्जेस एंटर कर रहे हैं और इतने ही चार्जेस बच्चों लीव भी कर रहे हैं। तो एज अ होल मैं बोलूंगा कि कंडक्टर मेरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट से बिल्कुल भी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर एक कंडक्टर है, एक मेटेलिक कंडक्टर है जो कि फैसिलिटेट कर सकता है फ्लो ऑफ करंट, तो उसको हमेशा करंट उस पर होगा ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज अ होल इलेक्ट्रिक कंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर है? अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या है। पहली चीज तो ये कि वेदर करंट इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चों करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। वाई करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी? देखिए करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, और आपने देखा भी होगा हम वायर्स में जब करंट दिखाते हैं तो हमेशा एरो लगाते हैं, तो हमें यह कंफ्यूजन होता है कि भाई एरो है तो वेक्टर क्यों नहीं है। तो बच्चों किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। हम अक्सर दो चीजें रिकॉल करते हैं बट तीसरे को इंपॉर्टेंस नहीं देते, यहां पर वही तीसरी चीज यूज होगी। अ क्वांटिटी मस्ट हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड इट मस्ट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो कर रही है तभी मैं उसको वेक्टर बोलूंगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहता है अगर मैं दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो तीसरी साइड से ही मैं उसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करूंगा। अगर मैं दो वेक्टर्स को किसी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जैसे ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो इसका एडिशन क्या आता है? दिस इज ए, दिस इज बी। तो हम 11th में पढ़ चुके हैं, दिस इज वेक्टर ए प्लस बी, है ना। अब जरा करंट की बात करें, ये एक करंट आ रहा है I1, ये एक करंट आ रहा है I2, तो रिजल्टेंट करंट क्या आएगा भाई? अगर ये वेक्टर होता तो इसका रिजल्टेंट इस पूरे डायग्राम को कंप्लीट करके एक ट्रायंगल ही बनाता, बट ऐसा तो नहीं है। हम तो कहते हैं कि इसका रिजल्टेंट है I1 प्लस I2। तो करंट मेरा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, इसी वजह से मैं करंट को स्केलर बोलूंगा। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक करंट की बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि आप अभी आगे सर्किट्स पे देखोगे कि हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालते हैं और दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं ये सर्किट कंप्लीट कर दूं, मान लीजिए मैंने एक बल्ब लगा दिया, तो करंट ऐसे जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी और नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगी। तो बच्चों करंट के डायरेक्शन को लेके करंट को दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। एक है मेरा कन्वेंशनल करंट, फाइन, एक है मेरा कन्वेंशनल करंट, एक है मेरा इलेक्ट्रॉनिक करंट। दो तरीके के करंट माने गए हैं। कन्वेंशनल करंट क्या है? जो हम अभी तक पढ़ते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। मतलब कन्वेंशनल करंट में हम पॉजिटिव चार्ज के मोशन के हिसाब से करंट की डायरेक्शन बताते हैं। नॉर्मली ये है, ये माना जाता है, या आप लोग भी ये पढ़ चुके हैं, आप जानते हो कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है करंट उधर ही मूव करता है, या हम कहते हैं कि करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं तो मैं मानूंगा कि करंट ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे तो करंट ऐसे। ये बेसिक सा है। तो करंट के डायरेक्शन की अगर बात करूं तो अगेन दो थ्योरीज हैं या दो करंट हैं। एक है हमारा कन्वेंशनल करंट बच्चों, और एक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमारा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से चलता है और ये पॉजिटिव चार्ज के हिसाब से चलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के हिसाब से हम जो करंट मानते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ये हम लोग सेमीकंडक्टर्स में देखेंगे लास्ट यूनिट में। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। हमारे लिए करंट बच्चों यही रहेगा, कन्वेंशनल करंट। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट पॉजिटिव से जाता है कि नेगेटिव से जाता है, तो आप जवाब दोगे कि करंट दो तरीके का है। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, वो पॉजिटिव करंट या पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के हिसाब से चलता है, और इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो के हिसाब से चलता है। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, तो हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आगे आप सेमीकंडक्टर्स में देखोगे कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैरियर्स आ जाते हैं, वो आगे का कॉन्सेप्ट है, वो हम आगे देखेंगे।
चलिए, इसके अलावा बेटा दो और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं या टाइप्स हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट, अभी हम इस यूनिट में डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे, और एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट ऐसा है, ऑल्टरनेटिंग करंट मेरा ऐसा है। मतलब टाइम के साथ साथ एम्पलीट्यूड अगर बदल रहा है तो ऑल्टरनेटिंग वैल्यू है, और टाइम के साथ साथ अगर एम्पलीट्यूड नहीं बदल रहा है, कांस्टेंट है, तो वो डायरेक्ट करंट है। इस पूरी यूनिट में हम लोग डायरेक्ट करंट पढ़ेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट आपकी एक सेपरेट यूनिट है। क्लियर है? चलिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आगे भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। दैट इज, मान लेता हूं कि एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r। क्लियर है? एक चार्ज पार्टिकल उस पर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कितना करंट जनरेट होगा? देखिए, चार्ज अगर मूव कर रहा है बच्चों तो करंट तो जनरेट होना ही है। तो मैं कह रहा हूं कि एक चार्ज पार्टिकल q इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो कितना करंट जनरेट हुआ? तो करंट क्या होता है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। अब दिस T इज अननोन बट वेलोसिटी इज गिवन, तो टाइम कितना हो जाएगा? देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक पूरे रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अपने सरकमफेरेंस के बराबर, और स्पीड है v। तो जब ये वैल्यू मैं रखूंगा तो मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई आर, या NeV अपॉन 2 पाई आर। तो ये मेरा करंट का वैल्यू है। इस पर भी आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। क्लियर है? फाइन। चलिए, तो दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ करंट। करंट के बारे में जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज थी वो सब मैंने आपको बता दी। करंट क्या है, कैसे फ्लो करता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब बच्चों एक और टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी। अब सबसे पहले तो ये जानना है कि वाई करंट डेंसिटी, एक नए टर्म की हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि करंट इज नॉट अ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक। हम किसी पॉइंट पे करंट की बात नहीं कर सकते। करंट पूरे लेंथ या पूरे कंडक्टर पे या पूरे सरफेस पे होता है। बट क्या हो अगर मुझे करंट निकालना हो किसी पॉइंट पे, या चार्जेस फ्लो कर रहे हैं कितने एक पॉइंट से, ये मुझे निकालना हो, तो इसके लिए मेरे पास एक सेपरेट पैरामीटर है बच्चों जिसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, इसको हम J से लिखते हैं। सबसे पहले तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन कि करंट डेंसिटी है क्या। करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ चार्जेस या द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब अगर मैं यहां पर एक ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं तो इस एरिया से परपेंडिकुलर, दिस इज माय एरिया, इस एरिया से परपेंडिकुलर कितना करंट पास हो रहा है, यही मेरा करंट डेंसिटी है। करंट डेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब अगर मैंने बोल दिया है कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, इसका मतलब करंट डेंसिटी के पास भी डायरेक्शन होना चाहिए। अच्छा, करंट डेंसिटी के पास मैग्नीट्यूड तो है ही, अगर डायरेक्शन भी हो गया तो करंट डेंसिटी मेरा वेक्टर बन गया। अब देखिए, करंट मेरा स्केलर था लेकिन करंट डेंसिटी बच्चों मेरा वेक्टर बन गया। आप देख रहे हो? अच्छा, एक चीज और, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चंस में आपको हमेशा नॉर्मल सरफेस मिले। तो क्या हो अगर मेरा सरफेस नॉर्मल ना हो? मान लीजिए मेरा सरफेस ऐसा है। अब मैं जानता हूं कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले केस में एरिया ऐसा था, बट जब मेरा सरफेस ऐसा हो गया है तो अब एरिया वेक्टर क्या हो गया? ऐसे हो गया ना एरिया वेक्टर। फाइन, जब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया तो ये एंगल हो गया थीटा। बट करंट डेंसिटी क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं इस एरिया को इधर रिजॉल्व कर दूंगा, तो क्या बना दूंगा? a cos थीटा, a cos थीटा। तो अब मेरा करंट डेंसिटी क्या हो सकता है? अगर मैं जनरल बोलूं तो करंट डेंसिटी हो गया J इज इक्वल टू I अपॉन a cos थीटा। तो यहां से करंट क्या हो गया बच्चों?
करंट हो गया जे ए कॉस थीटा। अब एरिया अगेन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ए बी कॉस थीटा कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों? वेक्टर प्रोडक्ट। तो आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। क्लियर? इसको हम लोग डेल आई भी लिखते हैं, डेल आई। तो अगर मैं इसको डेल आई लिख दूं तो आई को मैं क्या लिख सकता हूं? आई को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट ए। फाइन। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आता है, हम लोगों ने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, अगर आपको याद हो। और इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करिए। फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, मतलब फाई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था। फाई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स था। तो करंट क्या हो गया? करंट is the flux of current density. Current is the flux of current density. This is a very important point. Why important? देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स तो फ्लक्स ही है ना, अगर फ्लक्स ही ना होता तो हम कैसे फील्ड की बात करते हैं? हम फील्ड को तो ऐसे ही मेजर करते हैं ना कि कहां पर कितना फ्लक्स है। फ्लक्स स्ट्रांग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रांग है। अब यहां पर देखो, फ्लक्स मेरा कैसा था बच्चों? स्केलर था। फ्लक्स मेरा स्केलर था, फील्ड मेरा वेक्टर था। यहां पर देखिए, करंट मेरा क्या है? स्केलर है, और करंट डेंसिटी मेरा क्या है? वेक्टर है। तो देखिए कितना अच्छा इंटरकनेक्शन है दोनों चीजों में। करंट यहां पर वही काम कर रहा है जो वहां पर फ्लक्स कर रहा था। अगर फ्लक्स नहीं होगा तो ई भी नहीं होगा। अगर करंट नहीं है तो मैं जे की बात क्या करूंगा? है कि नहीं? अगर करंट ही नहीं है तो मैं जे की कैसे बात कर सकता हूं? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मुझे पॉइंट पे करंट की बात करनी है तो मेरे पास अब एक टूल आ गया है। दिस इज माई टूल, दिस इज माई टूल, एंड सिंस दिस हेल्प्स मी टू एनालाइज करंट एट अ पॉइंट, तो दिस इज अ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक। करंट डेंसिटी इज अ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक। देखिए करंट और करंट डेंसिटी में यही डिफरेंस है, करंट डेंसिटी इज अ पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर है बच्चों? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ करंट एंड करंट डेंसिटी। दोनों ही इंटर रिलेटेड टर्म है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और कैसे रिलेटेड है ये मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम इसी के आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है। भाई देखिए, करंट तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही है, तो अब क्या होता है जब मैं कंडक्टर पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं और वो मूव करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी स्टडीइंग द वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप द लेक्चर वाज फ्रूटफुल फॉर यू। Stay tuned, stay safe, and don't forget to subscribe the channel. Thank you.